हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है। आपका एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। आई होप आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी करके रख लिए होंगे, लेकिन बाय चांस अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, या किसी बच्चे को डाउट है कि ये डॉक्यूमेंट मुझे कैसे बनाना चाहिए, या ये मुझे लगेगा या नहीं लगेगा, या डॉक्यूमेंट्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो मैं फटाफट से आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि आपको अपने नीट एडमिशन के काउंसलिंग प्रोसेस में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलो देख लेते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट व्हिच यू विल रिक्वायर फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, सबसे पहली बात तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्यों चाहिए, क्यों हमको डॉक्यूमेंट बना के मेंटेन करके रखना है? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की मदद से ही पता चलेगा कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। आपका एडमिशन आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद ही कंफर्म होगा कि आपके एडमिशंस को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है या एक्सपायर्ड है या वैलिड नहीं है, तो आपका डॉक्यूमेंट कैंसिल भी हो सकता है या एडमिशन प्रोसेस पूरी तरीके से रुक सकता है। आपका ओरिजिनल मल्टीपल फोटोकॉपीज आपके पास होने चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाओगे उसके आपको बहुत सारे जेरोक्स कॉपीज बनाकर रेडी रखना पड़ेगा अपने साथ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास तैयार होने चाहिए ताकि हमारे एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो, हमारी एलिजिबिलिटी अच्छे से पता चल जाए। ओके, ऑलराइट, तो अभी काउंसलिंग रूट्स टू अंडरस्टैंड, हमको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। एमसीसी काउंसलिंग, ठीक है, तो एमसीसी काउंसलिंग में 15% ऑल इंडियन कोटा, एमबीबीएस बीडीएस सीट्स एंड स्पेसिफाइड सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल सीट्स, ये सारी चीजें एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू मिलती है। स्टेट काउंसलिंग में सेपरेट स्टेट अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट काउंसलिंग करता है और स्टेट के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स भी बदल सकते हैं। एमसीसी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा होता है, इंडिया में कहीं पर भी आप इसमें इस बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। स्टेट कोटा में आपको आपके स्टेट में प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन अगर आपको अपने ही स्टेट में एडमिशन चाहिए तो आपको अपने स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के रखना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगी। डीम्ड और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस का भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाने वाले हैं, आपको उसकी प्रॉपर करंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूंगी, देखो मैं काउंसलिंग नहीं करती, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे रेप्यूटेड टीचर्स हैं जो पेड काउंसलिंग करवाते हैं। तो मैं आपको जेन्युइनली सजेस्ट करूंगी कि जो अच्छे टीचर्स हैं, जिनको बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, जो बहुत साल से काउंसलिंग प्रोसेस करवा रहे हैं, आप उनके साथ जुड़ जाओ ताकि आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं तो आपका काउंसलिंग भी अच्छे से हो जाए और आपको आपके टारगेट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायर्ड हैं, व्हाट आर द कोर डॉक्यूमेंट्स दैट यू रिक्वायर। सबसे पहली बात तो नीट का यूजी 2026 का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड से ये पता चलता है कि आपने इसी साल एग्जाम दिया है और इसी साल के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। आपके पास अपना स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट, या फिर मतलब जो भी है स्कोर कार्ड, रैंक लेटर या रिजल्ट का प्रिंट आउट होना चाहिए। जो ऑनलाइन आपने रिजल्ट देखा था, बस उसी का स्क्रीनशॉट लेके आपको प्रिंट आउट लेना है। एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप भरते हो उसका आपको कंफर्मेशन प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। और जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो सीट अलॉटमेंट लेटर का आपको प्रिंट आउट देना पड़ेगा। वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज एक्सेप्टेड बाय द अथॉरिटी, अभी सबसे वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो गवर्नमेंट इशूड आईडी है, दैट इज आधार कार्ड। तो ओरिजिनल आधार कार्ड आपको अपडेट करके वेरीफाई करके रखवाना पड़ेगा। आपकी करंट फोटो और करंट सिग्नेचर अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाके आप अपना अपडेट करवा सकते हो, सस्ते में हो जाता है, कुछ पैसा नहीं लगता है। तो आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा के रखो ताकि आपका वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास रेडी रहे। क्लास 10th के डॉक्यूमेंट्स की क्यों जरूरत पड़ती है? क्लास 10th के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। तो 10th स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट, चाहे पासिंग सर्टिफिकेट हो चाहे मार्कशीट हो, आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें वेरीफाई किया जाता है। कैंडिडेट का नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें अच्छे से क्रॉस चेक की जाती है कि ये बराबर है कि नहीं है। क्लास 12th का मार्कशीट क्यों चाहिए? क्योंकि इसके बेसिस पे आपका स्टेट का क्राइटेरिया मैच किया जाता है और आपके 12th स्टैंडर्ड का मार्क्स का एलिजिबिलिटी, यानी कि पीसीबी में जो 50% बनने चाहिए, ये आपके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये क्लास 12th के मार्कशीट से चेक किया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी प्रूफ, सॉरी कैटेगरी डॉक्यूमेंट से पहले आइडेंटिटी एंड फोटोग्राफ्स, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड सबसे बेस्ट अपना डॉक्यूमेंट है जो हमको गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी बोला गया। उसमें अपना फोटो भी है, अपना एड्रेस भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, नाम भी है, सब कुछ है। जो फोटो आपने नीट के फॉर्म पे, एडमिट कार्ड पे जो फोटो आपकी प्रिंट आउट होकर आई थी, वही फोटोज आप यूज कर सकते हो या नया फोटो भी क्लिक करवा सकते हो, लेकिन फोटो मैच होना चाहिए। तभी अगर आपने 30-40 फोटोज का प्रिंट ले लिया होगा तो आपको फिर से प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको बहुत सारे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज यूज होने वाली हैं। एंड जो एप्लीकेशन, मतलब आपने जो फॉर्म भरते वक्त फोटो यूज किया था, अगर वही फोटो कंसिस्टेंटली यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
अगर वो फोटोज नहीं है तो न्यू फोटो क्लिक कराओ, लेकिन जो भी न्यू फोटो क्लिक कराओगे उसकी कम से कम 40-50 कॉपीज ले लेना, क्योंकि आपको बहुत सारी फोटोज लगने वाली हैं। सो कैरी एक्स्ट्रा कॉपीज फॉर ऑफ फोटोज एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स फॉर मल्टीपल एडमिशन फॉर्म्स। कम से कम देखो, ये यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें, 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, अपना आधार कार्ड का जेरोक्स, इसके 5-5, 10-10 जेरोक्स निकलवा के रखो। आपके पास मल्टीपल हार्ड कॉपी होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी मतलब मोबाइल में आपको ये स्कैन करके रखना है पीडीएफ के फॉर्म में, और हार्ड कॉपी मतलब उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है। नेक्स्ट, कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो एससी एसटी की जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके पास एससी एसटी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और इसकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। कैटेगरी एलिजिबिलिटी, इशुइंग अथॉरिटी एंड वैलिडिटी रिक्वायरमेंट्स, ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एकदम लेटेस्ट ईयर की कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स वाली सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपके पास 2026 31 मार्च वाली सर्टिफिकेट है तो ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। 1 अप्रैल से आगे की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तो वैलिडिटी डेट आपकी ये होनी चाहिए 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स। अगर किसी बच्चे ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई करो, आपके पास एक रिसिप्ट मिलेगी और आपको 30-40 डेज में सर्टिफिकेट मिल जाएगी। तो आप फिर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करोगे। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको ओपन कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। आपका ये जो एडवांटेज है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी में आता है जो कि फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल वैलिडिटी सर्टिफिकेट होती है, वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। आपको ये सर्टिफिकेट प्रॉपर मेडिकल रिसोर्सेज से बनवा के रखनी है। एमसीसी नोटिस के अकॉर्डिंग आप इसका पैटर्न देख सकते हो कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कैसी होनी चाहिए। डोमिसाइल एंड स्टेट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र स्टेट में अगर आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, अभी समझो मैं महाराष्ट्र से हूँ और मुझे महाराष्ट्र के कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो क्या प्रूफ है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ? मेरे पास डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल यानी कि एक तरीके का नागरिकता पत्र, आप इसी राज्य में रहने वाले नागरिक हो, ये बताता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हो, हर एक स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग रहता है। अगर आप उस स्टेट में 15 साल से ज्यादा रह रहे हो, 10 साल से ज्यादा, जो भी रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाती है। तो आपको वो अपने तहसीलदार ऑफिस या फिर पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से बनवाना पड़ता है। तो अगर किसी के पास डोमिसाइल वेब सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट आपके स्कूल या कॉलेज के लिविंग सर्टिफिकेट पे लिखा होता है नेशनैलिटी इंडियन, तो वो उससे काम चल जाता है। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे ही आपका नेशनैलिटी लिखा होता है, तो इट इज फाइन। ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर समझो कोई बच्चा नीट एग्जाम प्रिपेयर कर रहा था लेकिन साइड बाय साइड बीएससी कर रहा था और उसने 2 साल बीएससी किया और अब उसका नीट एग्जाम क्रैक हुआ, तो आपने 12th स्टैंडर्ड के बाद 2 साल बीएससी किया, यानी आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। अब आप वो कॉलेज छोड़कर अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, तो आपको उस कॉलेज से माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि इस कॉलेज से अब आपको दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी दूसरे कोर्स में, दूसरे एडमिशन प्रोसेस के लिए आप एंटर कर रहे हो। तो उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है, और हर एक स्टेट का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, तो आपको स्टेट वाइज भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। डॉक्यूमेंट्स आफ्टर सीट अलॉटमेंट, एक बार आपको अगर सीट मिल गई तो फिर आपको अलॉटमेंट लेटर लगेगा, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का प्रूफ लगेगा। आपके ज्वाइन होने से पहले जो जो अलॉटेड डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा, फीस पेमेंट का प्रूफ और एफिडेविट वगैरह। देखो, गैप सर्टिफिकेट भी लग सकता है। व्हाट इज गैप सर्टिफिकेट? 12th स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद, यानी जब आपने 12th स्टैंडर्ड दिया तो उसके बाद आपने बीच में जो 2 साल 3 साल का गैप लिया, आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, बीएससी भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ नीट की तैयारी कर रहे थे, तो जितने साल का आपका गैप हुआ है उतने साल आपने क्या किया, नीट प्रिपरेशन की, क्या किया, ये आपको एक सर्टिफिकेट पे लिख के देना पड़ता है। और ये सर्टिफिकेट 100 या 150 रुपीज की किसी भी लॉयर के पास जाके बन जाती है। जो भी आपके नजदीक में कोई भी लॉयर होंगे उनके पास जाकर आप अपना ये गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। एफिडेविट रहता है गैप सर्टिफिकेट का जो 100-150 में बन जाता है। ठीक है, कॉलेज में जब आप जाओगे तो आपको ये सारी चीजें अपने पास रखनी है, इसका स्कैन्ड कॉपी और इसका हार्ड कॉपी, सब कुछ आपके पास रेडी होना चाहिए और आपको ये इसी सीक्वेंस में रखना है। सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट और उसका रिजल्ट का प्रिंट आउट, 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड का आईडी प्रूफ और कुछ ज्यादा फोटोज, 6 से 8 फोटोज आपको अपने पास रखने हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई,
और अगर आप उस स्टेट को बिलोंग करते हो तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, आपके पास उस स्टेट की डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं डॉक्यूमेंट्स जब ध्यान नहीं देते हैं, क्या क्या कॉमन मिस्टेक होती है? आपका डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, ईयर गलत हो जाता है, आपका कोई भी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। रॉन्ग कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने रॉन्ग कोटा के एडमिशन के लिए डाल दिया, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके एडमिशन के टाइम पे मिसिंग है तो आपका एडमिशन ऑन द स्पॉट कैंसिल हो जाएगा। आपने अलॉटेड कॉलेजेस की सेपरेट रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े, हर एक कॉलेज का रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होता है, और लास्ट डे तक अगर आप वेट करोगे कि एडमिशन से जस्ट पहले मैं ये डॉक्यूमेंट बनवाऊंगा तो फिर ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है जिसकी वजह से बच्चों को अपना एडमिशन सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट 2026 रूल्स कैन चेंज। अभी देखो इस साल आपका जो नीट का एग्जाम है ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करके ये एग्जाम हुआ है और फिर रिजल्ट भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आया है। तो नीट यूजी 2026 का जो काउंसलिंग लिस्ट है इसका ना जो पीडीएफ है, आपके काउंसलिंग प्रोसेस का जो पीडीएफ है ये मैं हमारे टेलीग्राम पे अपलोड कर देती हूँ, आपको नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देती हूँ। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है ज्ञान लैब, कुछ 11-12,000 स्टूडेंट्स वहां पर ज्वाइन है हमारे साथ। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, अटैच कर दूंगी, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं ये पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ ताकि आप चेक कर सको कि आपको नीट 2026 के क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं फॉर काउंसलिंग प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, की टेक अवे, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स बिफोर काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन बिगिंस। रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट होने से पहले आपके हाथ में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। वेरीफाई सर्टिफिकेट फॉर्मेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बहुत मैटर करता है, कितने साल तक वैलिडिटी चलेगी, क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है, ये सब चेक करके रखो। ओरिजिनल प्लस एक्स्ट्रा 4-4 5-5 सेट जेरोक्स बना के रखो और उसको स्कैन भी करके अपने पास मोबाइल में भी रखो, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम आपको हार्ड कॉपी ही सबमिट करना पड़ेगा सब जगह पे। कहीं कहीं पर आपको बोलेंगे कि इसका स्कैन्ड कॉपी सबमिट करो, तो आपके पास उसका डिजिटल कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों होना चाहिए। अलॉटमेंट होने के बाद इमीडिएटली चेक द अलॉटेड कॉलेजेस रिपोर्टिंग नोटिस। कॉलेज में आपका एडमिशन होने के बाद आपका डेट नहीं मिस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट सबमिशन का डेट आपको टाइम से चेक करना है और उसी दिन जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। प्रॉपर फाइल को ऑर्गेनाइज करके रखो ताकि लास्ट मिनट पैनिक अटैक ना आए और कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो जितना हो सकेगा उतना हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, ऑलवेज चेक योर ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि वहीं पर आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट तरीके से मिल सकती है। आई विल टेल दिस अगेन, अगर कोई बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है और उसको जेन्युइनली मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज गो फॉर पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग। आप अच्छे अच्छे यूट्यूब के टीचर्स हैं जो पर्सनली आपको काउंसलिंग करके दे रहे हैं, पेड बैचेस हैं उनके, तो आप वो ज्वाइन करो। आपका साल नहीं बर्बाद होना चाहिए एक छोटी सी गलती की वजह से। तो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आपके अच्छे स्कोर्स के लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और जिन बच्चों के अनफॉर्चुनेटली अच्छे स्कोर नहीं आए हैं, आई प्रे एंड आई विश कि अब आप नीट 2027 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करोगे और डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तब। और हमारी चैनल भी जितना हो सके उतना हम आपको सपोर्ट करेंगे आपके नीट 2027 के इस जर्नी को थोड़ा सा इजी बनाने में। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून।